अभी आज का टॉपिक सीक्वेंस सीरीज है ना। तो फिर से वही फॉर्मूले पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर वो असाइनमेंट अभी आ रहा है तो फिर उसको करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो एपी में सबसे पहले वो क्या होता है कि सीरीज हमें पता चलती है, तो कॉमन डिफरेंस है ना। तो इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है, या जनरल टर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, या सम को फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो भी हम लोग लिख सकते हैं। और एपी का की खास बात यह है कि अगर तुम फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करो और सेकेंड लास्ट टर्म को ऐड करो तो वैल्यू, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है। A1 + AN, A2 + AN - 1, ये सब वैल्यूज आपस में जैसे ऑड टर्म की सीरीज है और पहला और आखिरी टर्म दिया है, ठीक है, और मिडिल टर्म निकालना है, तो सीधे ये करना है, सीधे ये करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर मान लो ऑड टर्म है तो जब लास्ट में यहाँ पे आओगे तो बीच में एक टर्म होगा, क्योंकि ये पेयर चल रहा है ना। A1 + AN, फिर सेकेंड और सेकेंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट। ऐसे क्या है कि अगर ऑड टर्म है तो इवन पेयर अलग हो गए, बीच में एक बचा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दो बार। ठीक है, मिडिल टर्म प्लस मिडिल टर्म, तो वो 2A1 इसके, तो वो डायरेक्ट वैल्यू होती है। अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म इसका सीधे आता है, ठीक है। और बाकी एपी में बहुत सिंपल होता है, एपी में फंसने वाली चीज़ नहीं है। जीपी में भी उतना फंसने वाली चीज़ नहीं होती है, जब मिक्स होता है या थ्योरी टाइप बनता है तब उसमें फंसा जाता है। सारी चीज़ें हमें क्लियर है इसमें, जीपी के फॉर्मूले अलग से। हाँ, तो जीपी में वही है, यहाँ पे तो वही हमें पता था, A2 - A1 और A3 - A2 ये सब सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, A2 तो वो कॉमन रेशियो बोलते हो, और हर एक टर्म निकल आता है। अगर an निकालना है तो A × A1 को अगर हम लोग बोल रहे हैं a, तो A × R⁴ n - 1, ये जीपी का nth टर्म है। और अगर फिर से तुमको वैसे ही निकालना है तो Sn - Sn - 1 किसी भी सीरीज का nth टर्म निकालने का तरीका है। Sn - Sn - 1, Sn मतलब है सम ऑफ n टर्म्स, और वो मतलब है सम ऑफ n - 1 टर्म्स। क्यों, nth टर्म निकालना है तो सम निकालो Sn का, और Sn - 1 का माइनस करोगे तो क्या आएगा। अच्छा, Sn का मतलब क्या है बताओ, मतलब कैसे लिखे, A1 प्लस कहाँ तक, और इसका मतलब क्या है। दोनों को माइनस करो तो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट में। वो तो फिर उसमें भी लिख सकते हो, A1 × A2 कर रहे हो ना, तो उसमें भी लिख सकते हो, तो दोनों में ही है ना। अगर पाई लिखना चाह रहे हो तो पाई के हिसाब से, पाई मतलब प्रोडक्ट वाला, n = 1 से लेके n तक, और इसको तुम लिखना चाह रहे हो n - 1 तक, ये भी वही है। तो उसमें क्या है, A1 से AN तक लिखो, और नीचे A1 से AN - 1 तक लिखो, ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या, AN। और
तो ये जनरल फॉर्मूले हैं, ये भी जनरल है, वो भी जनरल है, ये भी जनरल बोलोगे तो ये भी जनरल है सबके लिए। ठीक है, उसका मतलब प्रोडक्ट होता है। और ये जो अगर से एस एन लिख रहा हो तो वो सिग्मा वाली बात है। ठीक है, तो जीपी का सम ए इंटू, अब बोला जाएगा इसमें मॉड आर ग्रेटर देन वन, तो उससे लेकिन आप भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मॉड आर लेस देन वन भी हुआ तो क्या लिखते हो, ए इंटू। तो फॉर्मूला अगर तुम्हें एक याद है तो वो चलेगा, क्योंकि उसमें माइनस कॉमन करके ही लिखा है ये। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए फिर हमको देखना पड़ता है कि कौन सा लिखना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट में या तो नॉट डिफाइंड वैल्यू होगी या फिर उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं एक बाउंड वैल्यू होगी जो कि हम लोग निकालेंगे। और वो बाउंडेड तभी होगी जब आर हमारा मॉड आर वन से कम है, क्योंकि मॉड आर अगर वन से कम है उसकी पावर इनफाइनाइट कर रहे हो तो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, दो नंबर के बीच में अगर कुछ नंबर डालने हैं तो इंसर्टिंग नंबर्स, अब इंसर्टिंग नंबर्स नहीं बोल के इंसर्टिंग एम्स लिखा जाता है। ठीक है, एम्स मतलब वो बहुत सारे वैल्यूज है उसमें, वो डाल रहे हो, तो ए और बी एम्स। ठीक है, और इंसर्टिंग एम्स भी है, इंसर्टिंग जीएम्स भी है बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें क्या होता है, वो सीरीज एपी में हो जाएगी, और अगर जीएम्स डालोगे तो सीरीज जीपी में हो जाएगी, क्योंकि दो नंबर से कुछ पता नहीं चलता। दो नंबर लिखे हुए हैं, उसमें जब तक तीसरा टर्म नहीं आएगा तब तक कोई सीरीज नहीं है वो। तो वो जो तीसरा टर्म है वो तुम ये डाल रहे हो, तो ए एम मतलब डालते ही सीरीज पूरी एपी में। तो वो से ए वन, और जब हम लोग एपी का क्वेश्चन करेंगे तो अगर हमें सारे टर्म में कोई भी टर्म निकालना है तो हमको क्या चीज़ ज़रूरी है, एक तो कोई भी टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए, बस। तो हमारा काम होगा कि इन्हीं में से हम लोग कहीं ना कहीं फाइंड करें। और तो इसमें क्या है कि एन अगर एन एम्स डाल रहे हो तो बोला जाएगा कि उनकी वैल्यू बताओ। तो हमें अगर ए और बी पता है तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना। हाँ, बी जो है वो एन प्लस टू एथ टर्म है, क्योंकि एन तो ये नंबर है पहले एक ये, और ये बी जो आ रहा है वो एन प्लस टू एथ पोजिशन पे आ रहा है। तो वो पहला जो फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ से डी निकलेगा और डी निकाल के सारे टर्म निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे ही जीएम, इसमें क्या होगा, जी वन जी टू जी एन कर दिया हमने, तो सीरीज किस में आ जाएगी ये, जीपी में। और जीपी में आ गई तो बी को लिखोगे ए इंटू आर टू दी पावर एन प्लस टू माइनस, यहाँ से कॉमन रेशियो निकालोगे, और जब वो निकल आएगा तो हम लोग हर एक वो जो इंसर्ट किया नंबर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना। ये शॉर्ट नोट्स ही हैं एक तरीके से, फटाफट ऐसे, और फिर इसी को ध्यान रखना है, जो भी रिलेटेड आएगा इसी से आएगा। हार्मोनिक मीन, एचपी। एचपी में सीरीज जो होगी जैसे लिखी हुई है, ये सीरीज अगर एचपी में है तो रेसिप्रोकल एपी में होगा।
और फिर जो भी काम करोगे वो एपी वाला करोगे। ठीक है, लेकिन सम का फॉर्मूला एचपी में नहीं है, क्योंकि रेसिप्रोकल करके ऐड करोगे, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो डायरेक्ट एचपी का सम नहीं है। तो सम नहीं है, एनएट टर्म का है, और इंसर्टिंग एचएम से बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सब इसमें है। तो अगर तुम्हें एनएट टर्म के लिए सोचना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ये इस सीरीज के लिए लिखोगे, अपने आप वो एनएट टर्म आ जाएगा। ठीक है, एपी के लिए। और वन अपॉन एन, ये एनएट टर्म है ना इसका, तो इसका एनएट टर्म वन अपॉन एन है, और वन बाई ए फर्स्ट टर्म है, प्लस एन माइनस वन डी लिख दिया है, डी मतलब इन दोनों का। और अपने आप जब ए एन की वैल्यू निकालोगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, इंसर्टिंग एच एम्स। तो इसमें ए एच वन एच टू करके ये इसमें एच पी में हो जाएगा। और फिर अगर कोई भी तुम्हें निकालना है तो पहले इसको रेसिप्रोकल करो, और फिर कॉमन डिफरेंस निकालो इस एपी का। एन प्लस टू माइनस वन। और जब डी निकलेगा तो डी निकलते ही फिर तुम्हें अगर मान लो एच वन निकालना है तो एच वन के लिए क्या लिखना होगा, वन बाई एच वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस डी। एपी का टर्म से हम लोग बात करेंगे, ऊपर तो उसको पलट दिया तो हमने एपी में ले आया, उसके बाद एपी का सब चीज़ लग रही है। समझ में आया? अच्छा, इसमें एक चीज़ बात हुई थी कि ए एम्स एच एम्स और जी एम्स, अगर केवल ए एम बोला जाए, केवल जी एम बोला जाए, केवल एच एम बोला जाए, तो केवल ए एम मतलब एक ही वैल्यू, और ए एम्स का मतलब कई सारी वैल्यू तुमने इंसर्ट करवाई है। तो केवल ए एम बोल रहे हो तो जो अर्थमेटिक मीन पढ़ते हो वही है, वो क्या होता है? अगर मान लो कई सारे नंबर है तो वो जो हम लोग पढ़ते हैं वही वाला है। यहाँ ए वन प्लस ए टू ए एन बाई, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि ए वन ए टू ए एन ए पी में हो, क्योंकि अर्थमेटिक मीन हम लोग किसी का भी निकालते हैं। ठीक है, एक मेरे को दे दो, और आंसर की भी दे देना, मेरे को दे दो। ठीक है ना, समझ में आया? और अगर मान लो तुमको जीएम निकालना है, तो जीएम होता है प्रोडक्ट सबका, और उसका nth रूट, और एचएम निकालना है तो जो ए वन ए टू ए एन था उसको पहले रेसिप्रोकल करो, और उसका अर्थमेटिक मीन निकालो, और फिर उसका रेसिप्रोकल करो। अभी इस पे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, वो भी करते हैं, लेकिन असाइनमेंट मिल गया है तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1 से 10 तक तुम्हारी एपी के ही क्वेश्चन है, और उसमें देखो ज़रा, थर्ड करो, नहीं सारे एक साथ मत करो, हो जाएंगे, थर्ड करो, 10th करो, लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन मैंने ज़्यादा दिए हैं कि अटेम्प्ट कर लेना, है ना, इस अभी नहीं हो पाएगा लेकिन वो हो जाएगा। थर्ड, 8, 9, 10।
है ना, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ये ऐसे है, अब इसमें log x कॉमन कर लो, तो बचा 2 3, और कितने टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं। हाँ, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म लिखा हुआ है। ये ठीक है ना, 2 + 3 से लेके वो 20 टर्म्स लिखे हैं, तो 2 से लेके 20 टर्म का सम वो जी ए पी है, तो n/2 2a + n-1 d। हाँ, तो x आ जाएगा तुम्हारा, वो कितना है, 10। ठीक है, चलो आगे, 3 के बाद 8 हो गया। 10th में वो 5 नंबर लेने हैं, तो इस तरह लिए जाएंगे, a-2d, a-d, a+d, a+2d, है ना। तो इसमें क्या है कि वो सम जो निकालते हैं उसमें डी कट जाता है, तो एक वेरिएबल सीधे आता है। तो उसमें सम दिया है 25, तो 5a कितना है, 5a, तो ए 5 हो गया, और प्रोडक्ट दिया है 2520, तो प्रोडक्ट में देखो ये सीधे सीधे इसमें और इसमें, तो a² - 4d², ये 2520 है। हाँ, तो डी आ जाएगा, चलो ठीक, 10th हो गया, हो जाएगा ना 10th। उसके बाद 12th देखो, 13th देखो। 13th देखो, इस तरह से बन रहा है, F3 है तो 3F1, F2 है तो 2F1, F के हुआ तो KF1, और फिर इसमें सिग्मा लगा दिया है, यानी सिर्फ K है जो चेंज हो रहा है, तो के लो 1 2 3 से लेके n-1 तक, तो सम ऑफ n टर्म्स होता है, तो इससे हो जाएगा n × n-1/2 × F1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 20। ठीक है, ये के F1 बाहर हो जाएगा, तो F1 क्योंकि K से इंडिपेंडेंट है ना, तो F1 को बाहर करो, तो ये 1 + 2 + 3 से लेके n-1 तक है, तो n-1 तक का ये सम लिखा है 1 2 3 करके। तो अभी यहाँ से देखो, तो n × n-1 आ गया कितना, 20। तो n इंटीजर है हमारा, और n और n-1 कंसेक्यूटिव है, तो कंसेक्यूटिव दो नंबर का प्रोडक्ट 20 हो जाए, 4 और 5, तो n5 होना चाहिए। ठीक है, दो एपी हैं, है ना, तो वो तुमको समझना है और उसको अलग कर, दो एपी हैं। और 40 टर्म है तो 20 20, तो ऐसा हमको और भी नहीं सोचना पड़ा कि किस में एक ज़्यादा है किस में एक कम है, तो इवेंट बार है तो इवेंट के हिसाब से। ठीक, 20 टर्म्स, द 20 टर्म्स।
ठीक है, तो जीपी भी पढ़ लिया, तो जीपी का फिर क्वेश्चन है 14, मतलब उसको समझो, और 14, 15, 16। ठीक है, हो गया ना ये? आगे चल रहे हैं, लिख रहा हूँ क्वेश्चन फिर से। 14, 15, 16। तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में भी, बस वो मिसलीनियस वाला भी करना है, उस पर थोड़ा सा हमें काम करना पड़ता है। बाकी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हो जाएंगे। ये जो लिखा रहता है ना, ये फंक्शन का भी क्वेश्चन है। तो सीरीज का फंक्शन मिला के ये क्वेश्चन है। तो फंक्शन में जब होता है तो उसमें हमको कुछ हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है, कुछ वैल्यूज डालनी पड़ती है। तो अगर इसको बनाओगे तो सबसे पहले अगर कोई फंक्शन है तो f0 या f1 की वैल्यू हमें क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे मान लो x और दोनों y 0 डाल दिया। हाँ, ऐसा होगा ना। अब इसमें f0 0 हो सकता है, या फिर अब अगर 0 हुआ तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तुम y की जगह 0 डालो। तो एफ एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ एक्स इंटू, तो अगर एफ ज़ीरो ज़ीरो हुआ तो एफ एक्स की वैल्यू 0, मतलब वो एक ज़ीरो फंक्शन है। मतलब एफ एक्स इक्वल वाई इक्वल टू 0, मतलब एक्स एक्सिस। ठीक है। तो लेकिन हम लोग को ये पता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ, इसका मतलब f0 0 नहीं है। तो ये वाला हट गया, ये होगा। अब जैसे ही f0 पता चला, उसके बाद f1 चलाओ, फिर सब वैल्यू पता करो उसके बाद। और f1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ये बनेगा f1 में f1 प्लस एफ एन इंटू f0, सॉरी नहीं ये नहीं। हाँ, वो तो हो ही रहा है वैसे। तो अगर x और y दोनों हम लोग 1 रखें तो f2 इक्वल टू क्या आएगा? हाँ, तो f1 की वैल्यू हमें चाहिए, f1 की वैल्यू नहीं पता है, वो वहाँ से पता चलेगी। पहले, हाँ, अभी f2 ठीक है ना ये? 1 और 1, यहाँ पे f1 f3 निकालोगे तो f3 में आएगा 2 और 1, तो f2 इंटू f1, और f2 क्या है? f1 स्क्वायर। तो यहाँ पे f1 स्क्वायर इंटू f1, मतलब, है ना? यहाँ पे रखोगे तो ये हमारी जीपी बन रही है f1 प्लस f2, मतलब f1 स्क्वायर प्लस f1 क्यूब। ये जीपी है ना, देखो। और इसका क्या लिखेंगे? a/1 माइनस आर, हमारा f1 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो f1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, f1 की वैल्यू 2/3 आ गई। अब जब f1 पता चल गया तो फिर सारी चीजें पता है। f4 निकालोगे तो क्या लिखना है? f1 की पावर 4। और f2 निकालना है तो दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? f1 का स्क्वायर, मतलब 4/। ठीक है, चलो 14 हो गया। 15, 19 का 20, 19 में भी था।
लगातार, हाँ इतने सारे पेपर बनते हैं तो कम से कम हो सकता है कि अब जो कर रहे हो वही फिर आ जाए। बहुत सारे पेपर बनते हैं एक उसमें। तो वही, तो कहीं ना कहीं तो रिपीट करेंगे ही, इतने कितने बना लेंगे। हाँ तो ठीक हो गया ना ये वाला। वैल्यू बदलेंगे और कुछ नहीं होगा, तभी तो ये तो प्रैक्टिस कर डालो सबकी तो अपने आप हो जाएगा, जल्दी करना है। 15th, 15th में बस पैटर्न समझना है। ए स्क्वायर पी स्क्वायर 2ab पी बी स्क्वायर मिला के बनेगा ए पी माइनस बी का, ये बना है बी स्क्वायर पी स्क्वायर और बी, ये वाला नंबर निकाल के और इधर से सी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा। और फिर उसके बाद सी पी माइनस, ये लिखा है। हाँ क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है, सारे ही जीरो या जीरो से बड़े हैं और सबका सम इक्वल टू जीरो है, तो इंडिविजुअली सबको जीरो होना पड़ेगा। तो p की वैल्यू आ जाएगी v बाई ए, उधर से p की वैल्यू आ जाएगी c बाई बी और d बाई सी। तो अभी a बाई बी, b बाई, ये सब सेम है, इसका मतलब ए बी सी डी हो गया। चलो 16th। 16 सीधे जीपी है, तो आंसर निकालना है। इसका 16 का आंसर भी दिया है। समझ में आ गया। चलो 19th, 19th 20। हाँ बी आ रहा है ना, सीधे जीपी का फॉर्म लगाना है। 1920। अच्छा जीपी में जब लिए जाते हैं ना टर्म तो उसके, हाँ जीपी में अगर 3 टर्म हो तो ए बाई आर, और 5 टर्म्स हो तो ए बाई, तो उसमें 19 में 3 टर्म्स की बात करी गई है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज एस, देयर प्रोडक्ट इज 27, ऑल सच एस लाई इन, मतलब इनइक्वालिटी बनानी है हमें और वो देखना है। डी, किसी में तो हाँ करना ही पड़ेगा मुझे, ऐसे चारों बोलोगे तो। हाँ सी है। ए की वैल्यू 3 आ रही, तो वहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा, डिवाइडेड बाई, और या फिर ऐसे सोचो कि 3 r प्लस 1/r प्लस 1 है। ये जो नंबर है ना, ये फिर से एम जी एम के हिसाब से सोचा जा सकता है। अगर r पॉजिटिव है तो ये वैल्यू, हाँ a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन ए रूट ए बी, तो ये 2 से बड़ा है, और अगर r नेगेटिव है तो
-2 से छोटा है, तो अगर r पॉजिटिव है, अभी एम जी एम करेंगे लेकिन उसका मान लो यूज़ आ गया है तो कर ही लेते हैं, वरना फिर क्वाड्रेटिक के हिसाब से इसकी रेंज निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा करके। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एस एस की वैल्यू 9 से ज़्यादा। हाँ, और दूसरा अगर आर नेगेटिव हुआ, तो ये नेगेटिव साइड में जा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब लेस देन होगा ये। टू क्यों लिया? अभी लिखा तो नहीं है लेकिन ये हम लोग जानते हैं, ए एम इज़ ग्रेटर और इक्वल टू जी एम, लेकिन वो तब होता है जब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर लेके चलते हैं। तो जैसे दो नंबर है, अगर आर पॉजिटिव है तो आर प्लस वन बाई आर क्या लिखेंगे, इनका ए एम इज़ ग्रेटर और इक्वल टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा, तो आर प्लस वन बाई आर टू से बड़ा होगा, तो इसलिए वहाँ टू लिख दिया मैंने। और अगर माइनस हुआ, है ना, तो अगर आर नेगेटिव हुआ तो तुम माइनस आर और माइनस वन बाई आर लेके चलो। हाँ, तो ये पॉजिटिव दिखेगा आर, तो इन पे अगर लगा दोगे तो क्या लिखेंगे, माइनस आर माइनस वन बाई आर अपॉन टू इज ग्रेटर और इक्वल टू, यानी आर प्लस वन बाई आर आएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी, तो उसमें इसलिए -2 और 2 रखा है। चलो 19 हो गया, 20। तो इसका आंसर 9 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से -3, यानी सी आंसर 19 का। टू जीरो, टू जीरो हाँ करा होगा पहले कभी, लेकिन फिर से देखो। उससे पहले भी आ चुका है, मतलब पिछली बार के पहले भी कहीं ना कहीं आया हुआ है, मतलब एडवांस में नहीं, उस तरह से प्रीलिम्स मेंस होता था वहाँ कहीं आया है। प्रीलिम्स मतलब ए आई ट्रिपल ई से अलग होता था, जेई मेन के जो होता है वो हम लोग का प्रीलिम्स होता था। प्रीलिम्स, और उसके बाद जब वो क्लियर होता है उससे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस लिखने के लिए होता था। हाँ, ए आई ट्रिपल ई कंपलसरी नहीं ना आई आई टी के लिए, लेकिन बाद में अब तो कर दिया ना कि वो एग्ज़ाम देना ही देना उसके बाद। चलो चलो बताओ, आगे 20 वाला, 19 के बाद 20। ये किस, ये किसी में आता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में, ये किस में आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, इसमें ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में आता है, ये किस में आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 में। तो केवल जो हमारा टर्म जो मिसिंग है वो अगर हम लोग कर दें इसके साथ, तो पहला वाला टर्म क्या हो गया, दूसरा, अभी ये एक्स में एक अलग जीपी है और वाई में अलग, तो सॉल्व कर लो। और डिवाइडेड, ये x+4 क्यों लिखा है मैंने, a/1 - r लिखना है, आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई
अब x माइनस वाई का जो नीचे फैक्टर है वो आंसर में नहीं, तो x माइनस वाई को मतलब कॉमन करके काट दो, कट जाएगा कहीं ना कहीं। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 1 - x -y, ठीक है, समझ में आया। और अगर वैसे जाते तो फिर हम लोग को उसमें देखना पड़ता अलग इंडिविजुअल टर्म, तो इंडिविजुअल टर्म ही बहुत ज़्यादा वैसे बन रहे हैं, अगले में 5 होंगे, फिर उसको कम से कम मिक्स तो करना ही पड़ेगा हमें, नहीं तो फिर वो बन नहीं पाएगा उस तरह से। हम्म, चलो 31 देखो, 31 31 ये वाला भी किया होगा कभी, सब आते हुए क्वेश्चन है, वही तो बस प्रैक्टिस करो फटाफट। 31। हाँ 31। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जो एक की साइड है वो दूसरे का डायगोनल फिर दूसरे की साइड हो गई है, तो A1 से स्टार्ट है, A1 की तुम्हें साइड दी गई है 12, तो जो A2 का होगा उसका क्या होगा, डायगोनल। और साइड की बात करी है तो साइड क्या हो जाएगा, हाँ मतलब साइड की, क्योंकि एरिया जो होगा साइड के हिसाब से आएगा, तो जैसे तुमने कहा कि A1 दिया है 12, और AN लेंथ ऑफ साइड ऑफ AN इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ, मतलब ये जो साइड है वो दूसरे के लिए डायगोनल है, मतलब E2 के लिए डायगोनल है, तो अगर डायगोनल है तो साइड क्या होगा, डायगोनल अगर साइड अगर ए होता है तो डायगोनल क्या होता है उसका, यानी अगर साइड जो भी डायगोनल है उसको √2 से डिवाइड कर दो तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, और फिर A3 की साइड क्या हो जाएगी, हाँ ठीक है, तो यानी √2 की AN में क्या होगा, ये होगा, ये इसकी साइड लिखी है, पहले जिसकी साइड थी वो दूसरे वाले की क्या हो गई, डायगोनल, मतलब ऐसा बनेगा, तो ये डायगोनल है, तो डायगोनल है तो साइड क्या होगी इसकी, वही लिखा है, फिर अगर A3 में जाओगे तो ये उसका डायगोनल है तो साइड क्या होगी, बाई करते जब तो ये होगा, फिर AN में इसका ये साइड है तो एरिया के स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब एरिया क्या हो जाएगा, 144 डिवाइडेड बाई 2 की पावर, और ये वाली वैल्यू हमारी <<1 होना चाहिए, उसके लिए n बताना है, मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू, 9 8 120, 2 की पावर 8 कितना होता है, 256, हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आया, तो जीपी का ही क्वेश्चन था, बनाना था ठीक से। अब इसमें है 23rd, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा, 2 3 23rd देखो जरा, उसमें थोड़ा सा समझना है हमें, ये यहाँ पे n क्या रखना है, देखो कि हमें 144 से नीचे ज़्यादा मिलना चाहिए, तो 2 की पावर 8 हमारा 256 होता है, तो 2 और 2 की पावर 7 कितना होगा,
तो वो तो 8 रखने में 7 आ जाएगा ना यहाँ तो। ट्वेंटी थर्ड। फॉर्मूले याद रखो लेकिन फिर गलत भी मत लगाओ। हाँ, उसने सही पकड़ा, A1 नहीं दिया है। A1 दिया है देखो इसमें। तो फिर जो पहला वाला लिखा है 23rd में, वो लिखा है वहां से A3 प्लस A5 से लेके कहाँ तक है देखो जरा। A201 तक है। और ये वैल्यू कितनी है? 200। तो लॉजिक लगाते रहो, फॉर्मूला तो ठीक है। यहाँ पे A2 प्लस ये दिया है। अगर दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? A1 तो आया नहीं, ऊपर से कौन सा टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है? और हमको जो निकालना है वो ये निकालना है, N1 से लेके 200 तक। तो यानी अगर हमें A201 माइनस करना है और A1 ऐड करना है, तो इसमें जो भी सम है वो 300 माइनस A201 प्लस ये आंसर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है। अब जो पहला लिखा है उसके हिसाब से सोचो क्या लिखा है। है ना, ये लिखेंगे। देखो, इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर होगा। नीचे क्या हो जाएगा? A2, ये 200 है और ये यही होगा ना। पहले दूसरी वाली जीपी का सम ऐसे लिख सकता है, अगर दोनों को डिवाइड कर दो तो रेशियो आर आ जाएगा। आर कितना आ रहा है? ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, अब इसको देखो जरा, ये लिखा क्या है? 300 प्लस A1। हाँ, क्या? ये कॉमन रेशियो कितना है इसका? वो देखो यही होगा ना ऊपर वाला। अगर इसके हिसाब से जाओ तो ये लिखा है 300 प्लस A1 1 माइनस R टू द पावर 200। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें, ये लिख दें A1 इंटू R टू द पावर 200 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 और इंटू आर स्क्वायर माइनस 1। तो इस R को डिवाइड कर दो तो वैल्यू आ गई। ये होगा, R कितनी है? 2 है, 4 3 और बाई 2 कर रहे हो तो 150 आ रहा है, और उसमें वहाँ 1 माइनस करके लिखा है तो 300 माइनस ये आंसर। इसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, तो वो हमने पहले वाले सम से निकालने, बस आर हमें पता करना था, आर हमने पता कर लिया। हाँ, बता रहा हूँ, अब बताऊँगा पहले। समझ में आ गया? कहाँ पे बताओ? ये समझ में आया था कि अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे A1 नहीं है और इसमें A201 ज़्यादा है, तो जब ऐड किया तो हमको ये माइनस करना पड़ेगा और इसको ऐड करना, ये ठीक है ना। अब इसको अगर अलग से जीपी है, ये कॉमन रेशियो देखो कितना होगा। A5/A3 करो। A5/A4 आर था, A5/A3 करोगे तो आर स्क्वायर आएगा। तो इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, इसका भी कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है। इसका कितने टर्म्स दिए थे? 100 टर्म्स दिए थे। तो पहला टर्म इंटू आर स्क्वायर की पावर n मतलब 100, आर स्क्वायर की पावर 100 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन रेशियो था, इक्वल टू 200 लिख दिया। ऐसे नीचे वाले के लिए
और अगर दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? A3/A2 क्या है? वो R है ना? वो डायरेक्ट कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो। तो R तुम्हारा कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे? और R2 आ गया। अब हमें जो A1 नहीं सॉल्व करना, हमको ये वैल्यू सॉल्व करनी है। तो ये वाली वैल्यू के लिए हमने ये जो सम लिखा था ये वाला, इसमें A2 की वैल्यू डाल दी, A1R लिख सकते हैं ना जीपी के हिसाब से। और बाकी जो बचा है तो हमने इसको अलग रखा, बाकी सब उधर ले गए। तो ये वाली वैल्यू जो आ रही है 150 आ रही है, लेकिन उसमें क्या लिखा है 1 माइनस करके, तो -150 लिखा है। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। हाँ, थ्योरी। हाँ, अब थ्योरी। स्पेशल सीरीज, मिसलिनियस सीरीज। स्पेशल सीरीज के लिए सबसे पहले हम लोग को ये टर्म याद होने चाहिए, सिग्मा 1, सिग्मा R² R की वैल्यू 1 से लेके n तक। पहला होता है 1n, दूसरा n/2 n+1। ठीक है, तो बहुत सारी सीरीज ऐसी होंगी कि हमको इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे AP, GP और HP तो हमें सीधे दिखती है, पर अगर ऐसी कोई सीरीज है जो हमें नहीं दिख पा रही है, तो वो 2-3 टाइप होता है। पहला टाइप ये है कि अगर उसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको पैटर्न बस समझना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको लिखना है जनरल टर्म। ठीक है, उसका जनरल टर्म। जनरल टर्म लिखने के बाद हमको क्या करना है, T1 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये सब ऐड करना है ना। मतलब हमको निकालना है सिग्मा, ये करना है। तो जनरल टर्म निकाल के ये वाला अगर कुछ होगा उसमें तो लगा देंगे और हम लोग सीधे उसका आंसर लिखेंगे। टेलीस्कोपिक, वीएन मेथड, बहुत सारे होते हैं चीज़ें। तो उसको उसको नाम से मत, ट्रिकी ट्रिकी बोलो बस, ट्रिकी मेथड। वो भी लेकिन कुछ ही में लगता है, सब में फिर सब में थोड़ी ना लगाओगे। इसमें अगर मान लो इस तरह से आएगा तो नहीं लगेगा, ऐसा होगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, तो चलो देखो, एग्जाम्पल यही है, जैसे मान लो ये लिखा है, हम्म, सब निकालना है, एन टर्म का सब निकालना है। जब सीरीज इस टाइप से दी जाती है ना, प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब हमसे सिर्फ सम पूछा गया है। तो पैटर्न वाइज जनरल टर्म देखो, और उसके बाद फिर क्या करना है वो देखो। पैटर्न वाइज जनरल TR क्या लिखे, ऊपर लिखा है 1² + 2² + 3², नीचे लिखा है 1 + 2 + 3। तो सिग्मा ऊपर लिखा है सिग्मा R², मतलब 1² + 2² से लेके सिग्मा R²। तो उसका आंसर होगा, अब उसमें n नहीं लिखेंगे, वहां पे n नहीं लिखेंगे, बात बात मत करो, उसमें वहां पे n नहीं लिखना है।
क्योंकि एन का मतलब होगा लास्ट टर्म तक तुम सम निकालना चाह रहे हो। ये हमने क्या लिखा है, अगर इसको तुम्हें तोड़ना है तो ये लिखा हुआ है सिग्मा आर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 से लेके ये लिखा है आर तक लिखा है। तो ये लिखा तुमने, अब इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, क्या बना, 2r प्लस 1 बाई, ठीक है। ये क्या है अभी, ये क्या है अभी, जनरल टर्म, लेकिन हमको क्या निकालना था। अब अगर सम निकालना है तो क्या करना है, सिग्मा, तो सिग्मा वो अगर प्लस है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मतलब 1/3 2 सिग्मा आर प्लस सिग्मा, ये लिखना होगा। अब इसमें आर की वैल्यू 1 से लेके ये होगा, क्या आएगा, ठीक है। तो याद कर लिया ये, अच्छा निकाला है। तो याद, याद था क्या होता है, मतलब फिर करना पड़ा ना, तो फिर याद नहीं था। याद का मतलब हाँ, वही ऊपर तो मैंने यही लिखा है ना, तो याद नहीं था इसीलिए तो लिखा है, याद होता तो। पाई वाला क्या, इतने फॉर्मूले पढ़ोगे तभी क्वेश्चन गड़बड़ करोगे। लॉजिक लगाने का जो होता है ना दिमाग, वो तुम्हारा बंद हो जाएगा। बहुत फॉर्मूले अगर याद रखोगे तो प्रॉब्लम ये है कि तुम अपना दिमाग नहीं चलाओगे, ठीक है, और दिमाग नहीं चलाओगे तो एडवांस में प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए नहीं, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक मतलब अगर मान लो तुम्हारे चैप्टर में है 50 फॉर्मूले, तो ऐसे ध्यान रखो 20-22 याद कर लिए, 25 छोड़ दिए, क्योंकि 25 हमको पता है कि वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ करके हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लो मेंस की बात है तो 20 स्टार्टिंग के फॉर्मूले में काम हो गया। एडवांस की बात है तो तुमसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा, तुम्हारी नॉलेज टेस्ट करेगा। फॉर्मूला याद करना में नॉलेज और टेस्ट में अंतर है। हाँ, नहीं मतलब थोड़ा तो चाहिए कि बेसिक क्या है। एजीपी, तो पहला तो वो हो गया कि अगर कोई पैटर्न हमें समझ में आ रहा है तो लिख देंगे। अब एजीपी में क्या होगा, इसमें भी पैटर्न है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा कोई सीरीज का सम निकालना है जिसमें एपी और जीपी साथ में चल रही है, तो ए बी, ए प्लस डी, बी आर, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है। हाँ मतलब ऐसे ऐसे ना, कुछ लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, कोई फॉर्मूला। अब देखो, अगर ऐसा दिखता है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये टर्म एपी में ही दिखे, जरूरी नहीं है। लेकिन एक टर्म अगर हमारा इस तरह से चल रहा है तो हमको यही वाला मेथड अप्लाई करना होगा जो अभी करने वाले हैं। तो पहला टर्म जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि एक बार करो, हो सकता है दोबारा करना पड़ जाए। तो पहली बार में अगर एपी है तो एक बार करने में हो जाएगा, लेकिन अगर ये एपी वाले टर्म नहीं लिखे हैं तो हो सकता है 2 बार तुमको वही काम करना पड़ जाए जो एक बार करने वाले हैं, ठीक है। तो आर करेंगे और उसके बाद एक टर्म शिफ्ट करके, अगर इसमें आखिरी टर्म पूछा जाए तो क्या है, n-1, ठीक है। जब ऐसे लिखोगे तो एक टर्म शिफ्ट करके मतलब ए बी आर, फिर ए प्लस डी, क्या, ये कह रहे हो, सही है ना। चलो ये ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे होगा क्या कि जब एक टर्म शिफ्ट करोगे
तो जब माइनस करोगे तो फिर एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर आखिरी वाले टर्म में जा रहे हो तो वो किसी से माइनस नहीं हो रहा, वो बचे रहेगा। मतलब आखिरी में जो टर्म होगा वो हमारा है ए प्लस, और माइनस करोगे तो ये यहाँ से कटेगा, इधर से कुछ आएगा, है ना, यहाँ से कुछ आएगा, इससे कुछ आएगा, पर ये हमारा लास्ट में बचा रहेगा। कटेगा मतलब पूरी तरह नहीं कटेगा, ठीक। वो सब्ट्रैक्ट बोल रहा था ना, ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ, तो ये अभी यहाँ पे जो बना हुआ है, ये हो सकता है कि सीरीज जीपी में आ गई हो। अभी यहाँ पे है तो जीपी में ही आएगा, क्योंकि सारे टर्म हमारे एपी में थे, तो इस वजह से जो डिफरेंस करोगे ये टर्म जीपी में ही आएगा। पर अगर ये यहाँ पे एपी में नहीं होता तो यहाँ पे जो भी आता उसको एक बार और लेके चलना पड़ता। क्या डिफ फिर इसको अलग से देख लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, अलग से सॉल्व कर, मतलब अगर मान लो इनफाइनाइट टर्म है तो इस वाले टर्म की चिंता नहीं करनी, वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जीरो। इनफाइनाइट टर्म में उसकी प्रॉब्लम नहीं है, यहीं से तुम आगे बढ़ सकते हो। पर लेकिन अगर इनफाइनाइट टर्म नहीं है, एन तक है, तो फिर यहाँ से आगे मत बढ़ो, इसको अलग निकालो और फिर चलो। समझ में आया? क्योंकि फिर उसी में फंस जाओगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो मिलेगा ही नहीं, जब इसको देखोगे तभी मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो अगर एजीपी हो या सिर्फ जीपी के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो तो यही वाला मेथड अप्लाई करना है। इनफाइनाइट टर्म है तो तुम सीधे सीधे एक बार, दो बार, तीन बार करते जाओ जब तक तुम्हें सिंपल सीरीज ना मिल जाए, और ये वाला टर्म आखिरी में ज़ीरो हो जाएगा। आखिरी वाले टर्म की चिंता नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर, क्या क्या तुम लोग बात करते रहते हैं? फंक्शन पढ़ चुके हो ना, सब चीज़ें फंक्शन में पढ़ा है ना ये सब, फिर क्यों बात कर रहे हो अभी इस समय? अभी ऐसा तो नहीं है टॉपर मतलब पूरे पूरे मार्क्स आ रहे हैं किसी में, तो फिर मतलब अभी कहीं पहुंचे नहीं हो लेकिन बातें बड़ी बड़ी करनी है। अभी बोले टेलर टेलर सीरीज, मैक्लोरिन सीरीज, और ये लॉरेंट सीरीज, और ये सीरीज वो सीरीज, तो नाम भी नहीं सुना होगा। हाँ, किसी में भी आता है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बस चलो करो। नाम से अगर याद रखने लगे तो फिर हो गया। ये बोल रहा ना, क्वेश्चन नंबर 35। और अगर जिस चीज़ के बारे में कंफ्यूजन भी हो तो उसको दिमाग में नहीं रखना चाहिए, वरना एग्जाम गड़बड़ा जाएगा। फिर सोचोगे ये सीरीज़ नहीं हो पा रही, इसका मतलब टेलर सीरीज़ का था, पर होगा वो किसी और सीरीज़ का, तो फिर वहीं फंस जाओगे। तो इसलिए जब तक क्लियर ना हो तब तक दिमाग में ना आए, और अगर दिमाग में आए तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। किसमें? अगर ये देखो 755 और इसमें कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, मतलब 7 से 2 4 6 में कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना। इसको तुम अलग भी देख सकते हो, बाद में तुम अलग से सॉल्व कर लो। बाकी ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, S1 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो S1 को अगर देखो तो S1 क्या हो जाएगा, और इसमें भी 1/5, और फिर 2/5 स्क्वायर क्यूब, 6/4, अब इसमें 2 2 2 बन जाएगा सब। 4/5 S1 माइनस किया है,
ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 4/2/25 अपॉन 1 माइनस 1/10 हो गया, और S1 हो गया 1/8। और यहाँ पे डालना है S1 की वैल्यू 4/5, S इक्वल टू 7/5 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो, 4S की वैल्यू हो गई 7 प्लस 5/8। S की वैल्यू हो गई 7/4, 5/32, और 160 से मल्टीप्लाई करना है। टू एट्टी, मेरी कैलकुलेशन भी गड़बड़। वही तो कह रहा हूँ, ये जो चीज़ें पता है तब भी तो लॉजिक वॉजिक नहीं करोगे यूज़ तो गया। अपने अपने से मतलब रखो। सिलेक्शन वाले बच्चे वही होते हैं जो एकदम देखते हैं हाँ आ गया, बस चुपचाप बैठे हैं। दूसरे क्या आ रहा है उससे मत खुश हो जाओ। अगल बगल कंपटीशन नहीं है, सब जगह है, समझे। कैलकुलेशन मत गड़बड़ करो। मतलब अगर आ रहा है तो आना चाहिए, एग्जाम में बैठे हो, ये क्वेश्चन आता हुआ है उसको भी गलत कर दोगे। जो चीज़ नहीं आ रहा वो तो नहीं आ रहा, जो आ रहा है उसमें भी गड़बड़। ये सही है, समझ में आया। ठीक है, चलो अगला। 37। अभी इसमें किसी को कंफ्यूजन हो बताओ। नहीं है ना, ये पैटर्न होता है, इसको ऐसे ही फिर सॉल्विंग करनी है। और अगर इनफाइनाइट तक नहीं जाते तो हमें रोकना पड़ता है नेट टर्म में। 37 में जो नीचे वाली सीरीज है उसको सॉल्व करो पहले। ऊपर, क्योंकि उसका लॉग का जो बेस है ना वो रिलेशन होता है कुछ, तो हो सकता है कि ये और ये सेम हो, तो नीचे वाला तुमको देखना पड़ेगा। मान लो नहीं, मतलब अगर ऐसा हुआ तो आंसर B² लिखोगे, तो सेम तो है लेकिन कितनी पावर में है वो भी तो पता चलना चाहिए। आंसर अलग है थोड़ा, एक बार फिर चेक कर लो। मुझे यहाँ से दिख रहा है पैटर्न की, यहाँ पे डिफरेंस करोगे तो तुम्हारा सेम बनने वाला है, तो पहला वाला हटा के चल रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक। यहाँ से इनफाइनाइट GP है। कहाँ पे? ठीक, 2/3 वो भी हुआ, 2/3 वो भी हुआ, तो ये क्या हो गया 4/3, और आंसर S1 2 हो गया। ऐसे ना, ये S1 निकाला है, ठीक है। तो S कितना हो गया?
ये 3 हो गया। अब उधर देखो, ये इसका सीरीज हो सकता है ये और ये सेम, क्योंकि इसका तो रिलेशन मिला नहीं। तो अभी सभी सॉल्व करना है। तो पहला वाला, ऊपर वाली सीधी जीपी है। ऊपर वाला सीधी जीपी है, मतलब लॉग के अंदर जो लिखा है वो सीधा जीपी है, 1/3। ये 1/2 आ गया। ठीक है, तो जो लिखा है वो 3 की पावर में लॉग 0.25, और ये 0.5 है, तो वो 0.5 का स्क्वायर लिखा है ये। ठीक है, और एल है तो एल स्क्वायर पूछा है, तो 3 हो गया आंसर। ठीक, समझ में आया? मतलब हो सकता है, अपने जजमेंट के हिसाब से मैं ऐसे सोचता कि हो सकता है वो सेम आ जाता, तो सीधे हमको वो निकालना पड़ता। निकालना तो सभी है, तो वो निकालना तो वो भी है, नीचे भी है, तो एक हमें वो प्रॉपर्टी दिख जाती। पर अगर ऊपर सॉल्व करते तो वो भी सीधे मिल रहा है। तो दोनों ही सीरीज सॉल्व तो करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। बता रहा हूँ। हम्म, ये 1/2 था ना, तो 1/2 को 0.5 लिख दिया, और ये क्या लिखा है, 0.5 का स्क्वायर। इस नीचे वाले का स्क्वायर यहाँ पे 1/2 में जाएगा, और लॉग ए बेस से क्या होता है 1, तो √3 बचा। ठीक है, चल आगे। ठीक है, अब जैसे पैटर्न वाला और एजीपी हो गया, कभी ना तो पैटर्न दिखेगा, सीधे सीधे नहीं दिखेगा, ना एजीपी दिखेगा। तो उसमें करना होता है, इसको वापस से लिखना होगा। ना तुम्हें जीपी वाला टर्म अगर नहीं दिखा तो वापस से वही लिख दो, और माइनस कर दो। और ये ए एन इधर ले आओ। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कोई ना कोई सीरीज बन सकती है। ठीक है, मेंस में एक से एक तक हो सकता है। और मान लो अगर नहीं बना, तो वापस एक बार और। अब वो जो वापस करोगे वो एन एट टर्म आएगा इसका, तो उसका सम करोगे तो ए एन आएगा, फिर ए एन का सम करोगे तो दो बार सम का प्रोसीजर लगता है। इसमें क्या होगा, एक बार लगेगा, और यहाँ पे ये सीरीज को तुम्हें सॉल्व करना है, सिंपल सीरीज होगी। हो सकता है A1 मिला के बने, हो सकता है ना मिला के बने। यहाँ पे सम लिख देना है, तो वो AN जो होगा यहाँ पे निकलेगा। वो TN भी सम है एक तरीके से, वो जो वैल्यू सॉल्व करी हमने, उसका सिग्मा करोगे तो SN आएगा, जो ऐसा आएगा। ठीक है, ये तब लगेगा जब AGP में GP वाला टर्म नहीं दिखा, और पैटर्न तुम्हें वैसा नहीं दिख रहा है कि सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर टाइप वाला, तो फिर ये सीरीज का ऐसे चलना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? इसका क्वेश्चन नहीं है उसमें, वो नहीं उतना ज़्यादा, वरना देना तो ये मान लो एग्जाम्पल। ये लिखा है इसमें, बोला गया सम ऑफ एन टर्म्स, या फिर एन ए टर्म निकाल के दिखा दो सिर्फ, ये इस कर को। नहीं, ये 2 लिखा है,
और ए एन nth टर्म क्या होगा अगर इसको A1 A2 कहाँ पे क्यों क्या बन जाएगा? और ना लिखे तो? और अगला वाला 21 लिख दे। ए एन बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। अब ए एन क्या होगा बताओ। जल्दी बताओ नहीं तो फिर मैं बताने लगूंगा फटाफट, फिर टाइम निकल रहा है। मतलब हमको इससे सोचना पड़ेगा। इसको एक ऐसे मान के चलो एस डैश है। इसका अगर तुम निकाल लो ये वाला टर्म, तो इसमें बाई टू ये करना है। वो तो बाई टू बता ही दोगे। मतलब पैटर्न समझे? 1 3 7 13 21 का पैटर्न समझ लो। एन ए टर्म में जो होगा वो लिखना है, बाकी टू की पावर तो हमें पता चल रहा है, वो तो बाद में लिख दोगे। हमको इस टर्म से मतलब है, तो इस टर्म से मतलब है तो ऐसे जाओ और ये वाला टर्म निकालो। क्या बात कर रहे हो? सही है। 13 वाले में आएगा देखो। डिफरेंस का बन रहा है ना, तो इसका डिफरेंस का करो एक बार, उसको लिखो यहाँ पे। इसको ए एन मत लिखो, यहाँ पे ए एन डैश लिख दिया। ये वाला? अच्छा वो, हाँ ठीक है ना। तो ये देखो ऐसे लिख दिया, माइनस करो। उसको इधर ले आओ। इसका सम निकाल लो, इसका ए एन डैश पता चल जाएगा। तो 2 4 6 प्लस ये कितने टर्म्स होंगे? n-1। क्योंकि ये एन टर्म से शिफ्ट कर दिया, ये वाला टर्म तो बाहर निकल गया, यहाँ तक पूरा एन टर्म से उसमें वन को कंसीडर कर नहीं रहे हो, क्योंकि ए पी हमारा 2 4 6 से चालू हो रहा है। तो वो n-1 टर्म्स है, तो ऐड करो। n-1/2 2a n-1 इंटू 2 कितना आ गया? n² - n+1। अब देखो ये क्या सही है? n के लिए 1 डालो 1 आना चाहिए, n के लिए 2 डालो 3 आना चाहिए। तो यानी ए एन क्या होगा? ये होगा ए एन। समझ में आया? क्योंकि मान लो इसका इन्फाइनाइट टर्म तक नहीं दिया तो हमको एन टर्म की ज़रूरत पड़ती है। और अगर एन टर्म की ज़रूरत पड़ेगी तो एन टर्म हमें निकालना आना चाहिए, तो वो पैटर्न से समझना पड़ेगा किस तरह से। इन्फाइनाइट होता तो सीधे 1/2 1/4 करके हम लोग सब निकालते। ठीक है। हाँ वो इसका था ना, ऊपर से हमें पता चला ये वाला टर्म है, तो हमको तो बाई भी चाहिए ना ऊपर, इसके हिसाब से ए एन। इनफाइनाइट वाले में जैसे जीपी जब सॉल्व करे तो एन टर्म बच रहा था ना, बाद में माइनस नहीं हो रहा था किसी से, तो एन टर्म बच रहा था। तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगी अगर एन टर्म तक ही सॉल्व करोगे तो। और इनफाइनाइट वाले में वो टर्म क्या हो जाता है? जीरो। तो फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर एन टर्म तक है तब तुम्हें इस टर्म को लेके साथ में चलना पड़ेगा। ठीक है। चलो आगे। ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम इज़ ग्रेटर देन एच एम, है ना? तो उसमें क्या होता है कि हमें पता है कि अगर एन नंबर है तो उसका ए एम जी एम और एच एम, और ये जो ए आईज हैं वो सारे
होना चाहिए। और इक्वालिटी होल्ड करती है जब ठीक है। तो जैसे ही पॉजिटिव नंबर देखो और उसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात हुई है, तो हमेशा ए एम जी एम अप्लाई करने की सोचो। वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। मान लो तुमसे पूछा गया ई की पावर 2x प्लस 2 अपॉन ई की पावर x, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू बतानी है। कहाँ पे? कहाँ क्या? हाँ, ये लिखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो हमेशा ये ध्यान रखो प्रोडक्ट में हमारा नंबर किसी तरह से कांस्टेंट मिल जाए। तो एफ एक्स हम लोग मिनिमम बता सकते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट वाला जो नंबर है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो प्रोडक्ट में नंबर कांस्टेंट हो। अब जैसे मान लो डायरेक्ट प्रोडक्ट करो, तो क्या मिल रहा है? ये दो नंबर मान के a+b/2 करा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट से e की पावर x बच जाएगा। और अगर वो बच गया तो फिर वहाँ मिनिमम मैक्सिमम होने लगेगा। तो इसमें इस तरह से डिवाइड करो ताकि प्रोडक्ट में हमारा वो जो x वाला टर्म है कट जाए, और जो भी नंबर हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। मतलब ऐसे ले लिया, है ना? तो अब ये एफ एक्स है हमारा, इसको तुमने लिखा बाई 3। तीन नंबर है उनका ए एम जी एम। तो यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू 3 आ जाएगी। और कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं, कभी तुम्हें ऐसा बनाना पड़ सकता है। तो जो एक क्वेश्चन बीच में छोड़ा था, नाइन्थ या एट्थ, कौन कौन सा था? नाइन्थ। नाइन्थ में ये वाला यूज़ होगा। उसमें 2 की पावर x और 2 की पावर 1/x और 3 की पावर x, 3 की पावर 1, मतलब 1/3 की पावर x, सॉरी। 2 की पावर x और 2 की पावर x नीचे है। नाइन्थ वाला देख लो एक बार। एफ एक्स बीच वाला टर्म है, इसका मतलब 2 की पावर 1 + x प्लस 2 की पावर 1 - x और प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर/, तो ये 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x है। और उधर क्या लिखा है? 3 की पावर x/, तो ये वाला नंबर ए एम जी एम से ग्रेटर और इक्वल टू 2, वो वाला भी सेम टाइप से 2 या 2 से बड़ा। तो इसका मतलब 2 मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है। तो आंसर क्या हो गया? 3। समझ में आया? अभी एक और कराऊंगा मैं इसका। बाकी अब होता है कि एक तो टेलीस्कोपिक या वीएन मेथड, जो भी बोलना चाहो, ट्रिकी मेथड होता है। उसमें क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म्स बन रहे हैं, वो एपी में होंगे तभी ऐसा बनने वाला है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा तुमने पैटर्न देखा, एग्जाम्पल दे रहे हैं सीधे। ये लिखा है, तो ये या तो पार्शियल फ्रैक्शंस होता है, पर उसमें नहीं जाना है क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन भी अपना एक बड़ा मेथड है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग इसका जनरल टर्म बोलें तो क्या होगा? 1 3, अगला क्या आएगा यहाँ पे? तो 1 3 5 के हिसाब से जनरल टर्म यहाँ पे 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है। एक्सट्रीम जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस किया जाता है। ठीक है, उसी टी आर को मैनिपुलेशन कर रहे हैं। एक्सट्रीम नंबर्स का
डिफरेंस। जैसे ये है तो इसका एक्सट्रीम ये इधर, तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, डिफरेंस। तो डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, 4 आ रहा है। तो 4 लेकिन ऊपर 4 नहीं है, तो हमको बैलेंस करना पड़ता है। और नीचे फिर उन दोनों टर्म को अलग अलग करा जाएगा। है ना, नीचे दोनों टर्म को अलग अलग करोगे तो एक ऐसा प्लस में चलेगा और एक माइनस में चलेगा। तो जब आर की वैल्यू रखोगे तो इंडिविजुअली टर्म, मतलब अल्टरनेट टर्म कटते जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म में पहला या दूसरे में कुछ बचने वाला है, आखिरी में पहला या दूसरे में बचने वाला है। अगर इनफाइनाइट सीरीज है तो आखिरी टर्म क्या है, आखिरी टर्म 0 है, क्योंकि 1/, में चल रहा है ना। तो अगर डिनोमिनेटर में है तो आखिरी जो जनरल टर्म है उसका आखिरी और पहले टर्म को ऊपर माइनस करके लिखना है। अगर न्यूमरेटर में है, मान लो ऐसे 3 ही टर्म है मान लिया, ठीक है। और फिर से ये हमारे उसी हिसाब से हैं, आपस में इंडिविजुअली, मतलब आपस की बात करो तो एपी में है। तो इस, ये जनरल टर्म था, इसका अगर अगला वाला टर्म होता तो क्या लिखते, और इसके पहले वाला टर्म होता तो क्या लिखते, होता। ये लिखा नहीं है, ये हमें बनाना है उस तरीके से, तो लिखा। अब इसको तुम्हें डिफरेंस करना है। ऐसे ही जनरल टर्म निकाल के, और फिर दो टर्म अलग करने हैं। एक एग्जांपल दे देते हैं इसका। हाँ, उसी को ऊपर कर दो। एस निकालना है 135 357। इसमें इनफाइनाइट टर्म तक नहीं पूछेंगे, ठीक है। 357, फिर आएगा 5711, मतलब 579। फिर आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो इसमें टी आर क्या है, किसका, इसका, इसका कर लो, ये बताया है बस अभी। ठीक है ना, ये वही लिखा है अभी, जनरल टर्म ऊपर है बस। तो अगला वाला टर्म क्या होता, 2r प्लस 5, और इधर वाला, तो डिफरेंस क्या होगा, 8 होगा, देखो 1/8। और अंदर ये पूरा लिख रखा है, और उसके बाद दो टर्म अलग अलग। एक और टर्म छूट गया, 2r-1। हाँ, तो देखो दो टर्म बन गए, इसके आर की वैल्यू 1 2 3 रखते जाना है। ये डिफरेंस हो कितना आ रहा है, ये अपनी तरफ से लाए हैं ना हम, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे अपनी तरफ से ऊपर हम लोग वो लाए थे, तो बैलेंस करने के लिए तो इसमें 1/8 करना, बाकी जो लिखा उसको अलग अलग फिर से इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, लिख दो। ऊपर वाले का 1/4 एक रहेगा, और पहला टर्म अगर काट दो तो 1/2r-1, और r 1/12 आएगा, पहले वाले का 1/12 आएगा। 1/4 इंटू 1/3। 1/4 इंटू 1/3। और तुम्हारा 1/2 माइनस 1/6 क्या बोल रहे हो, इससे नहीं, गड़बड़ नहीं हो गया।
1/12 आना है आंसर इसका। ये 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2x लिखा है, और वो 5 बाई एक्स 5/2 की पावर x लिखा है। तो बैलेंस कराना है तुमको। ऊपर अगर तुम देखो तो यहाँ पे अलग कर दो, ऊपर अलग कर दो। देखो ये क्या, ऊपर प्रोडक्ट 2 की पावर 5 बन रहा है और नीचे भी 2 की पावर 5 बन रहा है। कितने टर्म हो गए? और ग्रेटर और इक्वल टू सबका प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट की पावर 1/8। ये देखो अब उसी टाइप का है जो अभी, लेकिन इसमें ऊपर जीपी वाला टर्म दिख रहा है। तो इसको तुम्हें बनाना पड़ेगा, नहीं बन रहा है तो छोड़ोगे, और बन गया है तो फिर बहुत सिंपल है, -r। और आपस में जो दो टर्म अलग अलग होते हैं उनमें भी, आपस में जो दो टर्म अलग होंगे उनमें आपस में ये है कि अगर r की जगह r+1 डालो तो वो दूसरा टर्म मिल जाना चाहिए। इस तरह से होता है। तो इस टर्म को ब्रेक करना है। देखो 4 पे रहोगे तो फंस जाओगे। इसमें अगर तुम्हें लाना है तो कुछ ऐसे ही देख लो। नहीं, ताकि ये वाला टर्म मिले और कैंसिल हो। ये सीधे बना के ही एक तरीके से देखना है। तो r×5 r+5, इसके साथ अलग देखो, -r के साथ अलग देखो। और दोनों को अलग अलग कर दो। ये कैंसिल हो गया, इधर से r कैंसिल हो गया। तो जो TR बना है वो हमारा बन गया 5⁻r/r, और -5⁻r+1/r+1। नीचे का जो 5 है ना उसको ऊपर ले जाओ, 5⁻1, एक 5 बचेगा। तो ये बन गया। अब देखो यहाँ पे हमेशा वो समझ में आना चाहिए कि हमने अलग टर्म कर दिया है, तो एक की जगह अगर r की जगह तुम्हें r+1 डालो तो अगला वाला, या फिर हो सकता है r-1 डालने पे अगला वाला मिलता है। तो यही यही तरीका होता है समझने। अब इसमें अगर करोगे तो वो कैंसिल होने वाला है। देखो ये चलता जाएगा। और कहाँ तक जाना है? तो इनफाइनाइट जाने में वो आखिरी वाला टर्म क्या होने वाला है? 0। तो अगर तुम इसको ऐड करो, क्योंकि समेशन करना है तो ऐड करोगे, देखो कट रहा है। तो बचेगा क्या? T1 + T2 + T इनफाइनाइट तक जो सम बचेगा वो कितना बच गया? 1/5। ये 5 की पावर -1 है। ठीक है, चलो अगला। हो गया ना? हाँ, इसको देखो, अभी AMGM का है। ये तो कोई हिंट होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स कहीं पे भी दिखे मान लो और ऐसा कुछ हो रहा है तो AMGM ही है वो, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर तुमको वहाँ पे क्लियर हो गया कि हाँ ऐसा हो सकता है, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो AMGM का था और तुमने वहाँ पे छोड़ दिया। मतलब हो भी सकता है कि नहीं क्लियर हो एक बार में, कि क्या लेना चाहिए। 3x हैं जो मल्टीप्लाई होंगे, 3y हैं जो मल्टीप्लाई होंगे, और मतलब 4y है, और z कितने हैं, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या लिखना होगा? और इसके थ्रू जाओगे क्योंकि ये हमें पता है।
x/3 प्लस x/3 प्लस x/3, y/4 4 बार, और z/5 5 बार, डिवाइडेड बाई कितने नंबर हो गए? 12। और ग्रेटर और इक्वल टू सबका प्रोडक्ट करना है, तो सबका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? x की पावर 3, y की पावर 4, z की पावर 5 डिवाइडेड बाई कितना? 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर, और होल 1/12। ये लेफ्ट में लिखा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ पे जो लिखा है इसकी वैल्यू 0.1 और 600 क्यूब, मतलब 4 और 5 के हिसाब से ब्रेक कर लो। तो 100 × 6 है, 100 में होते हैं 25 × 4, तो 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, और 5 5 स्क्वायर की पावर 3, ठीक है, और 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, ये होगा। सही चल रहा है ना? उसकी वैल्यू डाली है बस, और उसको ब्रेक करके डाला ताकि कैंसिल हो पाए। तो कितना हो रहा है ये? देखो जरा एक बार सॉल्व करो। ये कट गया सीधे, ये 1 हो रहा है ना? मतलब इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो सारे इक्वल है, लेकिन एक्स वाई जेड आपस में नहीं इक्वल है। क्या इक्वल है? ये आपस में इक्वल है, वो 1 आ गया, तो इक्वालिटी होल्ड करके मतलब x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू, अब यानी 3 4 5 होना चाहिए, और वहां पे वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। इक्वालिटी होल्ड करिए वो, है ना? तो x और y और z तीनों वैल्यू डाल दो, 3 4 5 आएगा, तीनों आपस में इक्वल, तो वो 3 4 5 होना चाहिए। डालोगे तो कितना आ गया? 2 1 6। ठीक है, चलो अगला। हाँ ये अभी करा है। हाँ ये कर लिया ना, अभी फिर कर लो। इसी तरह का किया था। हाँ इसमें वो वाला है, तो वही वही है पूरा उसी तरह से। इसका जनरल टर्म क्या होगा? जनरल टर्म निकालो। हाँ जनरल टर्म निकाल रहे हैं पहले। पैटर्न समझो, पैटर्न 3 5 7 चल रहा है। 3 5 7 मतलब AP का 2r+1। हाँ, और फिर 1³ + 2³ से लेके r³ तक, मतलब r/2 r+1 का होल स्क्वायर, सिग्मा r³ है ये, और डिवाइडेड बाई 1² + सिग्मा r²। आंसर देखते हैं। r+1 कट जाएगा, 2r+1 कट जाएगा, और /4/6, तो वो 3/2 r+1 बचेगा। ये इसका जनरल टर्म है। तो सिग्मा TR निकालना है, तो 3/2 सिग्मा r², मतलब r² में अब कितना 10 डालना है, 10/6 21 × 11, और सिग्मा r 10 × 11/2, 10 और 11 कॉमन, 21/6 और 10 1/2। 21 को लिखोगे 7/2 + 1/2, तो ये हो गया कितना 4, और एक और 2 गया यहाँ 2 6 660, ये आंसर है। ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, ये तो कितना जल्दी जल्दी करते हैं, तो वही वहाँ पे भी वैसे ही, इसीलिए कहते हैं कि बहुत प्रैक्टिस करो, और जितना कैलकुलेशन
जल्दी करोगे उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि हमारा काम वो भी है ना, 75 क्वेश्चन करने हैं तो उस टाइम में पहुंच तो जाओ, वरना फिर ठीक है, एवरेज तो 50 में हो गया, सब कुछ सही है, 50 कर दोगे तो सब कुछ बराबर है। लेकिन टॉपर बनना है तो तुमको 70 के ऊपर 70 पर पहुँचाना पड़ेगा, और उसके लिए फिर कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। और सिर्फ कहाँ फंसोगे, केमिस्ट्री में नहीं फंसोगे 70 पहुँचाने में, कहाँ फंसोगे, मैथ्स में फंसोगे, और तो इसलिए वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, हो गया।